नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही चर्चित विषय पे बात करने वाली हूँ, पर उससे पहले मैं ये चाहूंगी कि आप ये वीडियो देखें, फिर हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। I predict that the 21st century is going to be the Indian century. Jai Siya Ram. India will be the third largest economy soon. I think that India as a global player really is a Vishwaguru of the world. Namaste UFC. We have arrived. India is here. इन सभी लोगों और देशों का ये कहना है कि भारत जल्द ही एक विश्व गुरु बनने वाला है। यहाँ पे सबसे अहम सवाल ये उठता है कि इतने सालों के बाद भारत के विश्व गुरु बनने पर बात क्यों की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत हमेशा से एक विश्व गुरु रहा है। वसुदेवम कुटुंबकम जैसा कॉन्सेप्ट भारत ने ही पूरे विश्व को दिया है, जिसका मतलब है सीइंग द वर्ल्ड एज वन फैमिली। वसुदेवम कुटुंबकम बोलने वाले भारत ने पूरे विश्व को समान निगाहों से देखा है, और ये सिर्फ एक गुरु ही कर सकता है। सदियों से भारत विश्व गुरु के तौर पे पूजा जा रहा है, क्योंकि भारत के पास है प्राचीन भाषा संस्कृत, और उसका पूरे विश्व पे प्रभाव है। यूरोपियन लैंग्वेजेस का ओरिजिन है संस्कृत। हम सभी को लगता है यूरोपियन लैंग्वेजेस ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से इवॉल्व हुई है, जो कि 100% सच है, लेकिन ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज खुद संस्कृत से इवॉल्व हुई है। साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज में अगर आप जाओगे, जैसे कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, तो वहां आपको भारतीय संस्कृति के दर्शन हो जाएंगे। इंडोनेशिया में जो 20,000 का नोट है, उस पे हमारे श्री गणेश जी का चित्र है, और वहां की करेंसी का नाम है रुपया। वियतनाम एक टाइम पर प्राचीन काल पे भारतीय संस्कृति का गढ़ हुआ करता था, और वहां के मंदिरों के अगर आप दर्शन करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वहां पे भारतीय संस्कृति की बहुत मान्यता थी। महात्मा बुद्ध जैसे बड़े शिक्षक, जिनके आज पूरे विश्व भर में फॉलोअर्स है, उन्होंने भी भारतीय संस्कृति के बारे में पूरे विश्व को ज्ञान दिया। उसी के साथ अगर हम भारतीय ज्ञान और शिक्षा की बात करें, तो पूरे विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी हमारे भारत में ही थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ये पुरातन भारतीय ज्ञान का बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे वेद, राजनीति, अर्थशास्त्र जैसे 60 विषयों को पढ़ाया जाता था, और यहाँ पर दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते थे। सिकंदर के आक्रमण के दौरान भी ये विश्वविद्यालय सबसे पहला विश्वविद्यालय था जहां चिकित्सा शास्त्र के बारे में पढ़ाया जा रहा था। और इसी के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर भी जापान, कोरिया, चाइना से छात्र पढ़ने आते थे। और इसी के साथ भारत को विश्वगुरु की गद्दी पर बैठाने के लिए एक और नाम था, भारतीय दर्शन। सर्वभवन्तु सुखना सर्वभवन्तु निर्मया, इसका मतलब है सभी सुखी रहे और सभी निरोगी रहे। अब ऐसी सोच तो एक गुरु ही रख सकता है। अब ये तो रही प्राचीन काल की बात, अब थोड़ा आगे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने 1901 में 3 बातें कही थी। अब ये 3 बातें उनके लिए है, अगर किसी नेशन या किसी इंडिविजुअल को लीडर बनना है या विश्व गुरु बनना है, तो उनके पास ये 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहली है एम्पैथी। Dr. Jaishankar, with the Indian government essentially ignoring war crimes in Ukraine, not condemning Russia, not doing sanctions, how do you think you'll be trusted by others after that? Why do you think anyone will help Delhi after you didn't help others over Ukraine? Thank you. You know, somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems. But the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. I think that's something, and I see, reflections of that. अब ये वीडियो क्लिप से आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, बट फिर भी मैं आपको बता दूं तो एम्पैथी मतलब कि कैसे एक नेशन दूसरे नेशन के प्रॉब्लम्स और क्राइसिस को समझता है। एक लार्ज नेशन अगर दूसरे स्मॉल नेशन के प्रॉब्लम्स या क्राइसिस को नहीं समझ सकता, तो वो कभी भी एक रिफॉर्मर नहीं बन सकता। दूसरा पॉइंट है रेमेडी। अब इसमें यह बताया गया कि कैसे एक नेशन दूसरे नेशन को हेल्प करता है और मुश्किल घड़ी में अप्रोच करता है। अगर दूसरे नेबरिंग नेशंस उस पर्टिकुलर नेशन के मुश्किल घड़ी में उसके साथ नहीं खड़े रहे, तो वो कभी भी एक ट्रू लीडर या रिफॉर्मर नहीं बन सकते। थर्ड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोटिव। ये एम्पैथी और रेमेडी के पीछे का मोटिव क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। अगर एक नेशन का ये मोटिव है कि उसको फेम मिलेगा, तो वो कभी भी एक ट्रू लीडर या रिफॉर्मर नहीं बन सकता। बट ऑन द अदर हैंड, अगर उसका ये मोटिव है कि वो पीस, ग्लोबल पीस के लिए काम करना चाहता है, तो उसका मतलब वो अपने जर्नी में है एक विश्व गुरु बनने के।
अच्छा, तो हमने अभी जो भी पढ़ा वो विश्व गुरु का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। विश्व गुरु का सेकंड कॉन्सेप्ट है हेजिमोनी। अब ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है इट इज अ डोमिनेशन विच इज प्राइमरली बेस्ड ऑन डोमिनेटेड ग्रुप्स और पीपल्स कॉन्सेंट रादर देन अ लीडर्स कोहेजन और एक्सर्टेड फोर्स। सिंपल सा मतलब ये है कि हम अमेरिकन हेजिमोनी के अंडर में आते हैं। अमेरिका एक पावरफुल नेशन है व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और हमने काफी बार देखा होगा कि ये सारे डेवलप्ड नेशंस जो होते हैं उनके जितनी भी जनरेटेड जीडीपी होती है उसमें से सबसे ज्यादा मैक्सिमम उन्होंने किस पे इन्वेस्ट किया होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो अगर हम चाइना की बात करें, यूएसए की बात करें, तो इन सब का जितना भी जनरेटेड जीडीपी होता है, तो जब उनका मेजरमेंट होता है तो उससे हमें पता चलता है कि इन्होंने सबसे ज्यादा मैक्सिमम अपना इन्वेस्ट रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन पे किया होता है। इस साल के जनरेटेड जीडीपी की बात करें तो अमेरिका के 19 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी में से उन्होंने 2.83 रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट किया। चाइना के 12 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी में से उन्होंने 2.14 ट्रिलियन अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट किया था। और वैसे ही इंडिया के 2.6 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी में से उन्होंने 0.65 अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट किया था। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें भी हमारे भारत को, हमारे देश को सबसे पहले नंबर पे लाना है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो हमें हमारे रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन पे वर्क करना होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी के इस एक स्लोगन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सटेंड किया है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। अनुसंधान यानी इनोवेशन। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और बाय।